है ना। हस्तकला, सबसे पहले हस्तकला की परिभाषा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हस्त का मतलब होता है हाथ, ठीक है, और कला का मतलब कला, यानी कि कोई भी कलात्मक चीज बनाना। हस्तकला को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हस्तशिल्प कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हस्तशिल्प, ठीक है। यानी हाथ से कोई भी कलात्मक वस्तु बनाना, शिल्पकारी करना, वो क्या कहलाता है? आपका हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब कुछ एक पॉइंट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि हमारे भारत में, कहां पर भैया? भारत में हस्तकला का खजाना, हस्तकला का खजाना, एक एक लाइन के पॉइंट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। हस्तकला का खजाना किसको कहा जाता है हमारे भारत में? ठीक है, तो हमारा नाम आता है राजस्थान का। किसका नाम आता है? राजस्थान का, ठीक है। यानी कि हस्तकला का केंद्र को, सॉरी, हस्तकला का खजाना किसको कहा जाता है? राजस्थान को। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमारे राजस्थान में, राजस्थान में हस्तकला का केंद्र कहां पर है? हस्तकला का केंद्र, ठीक है। हस्तकला का केंद्र, ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। केंद्र पूछता है तो एक स्थान पड़ता है बोरानाड़ा। कौन सा है? बोरानाड़ा। और बोरानाड़ा कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। कहां पड़ता है भैया? जोधपुर में, ठीक है। जिसे कहा जाता है हमारे राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र। कहां पर है? बोरानाड़ा, जोधपुर में, ठीक है। चलिए, ये आ गया। इसके बाद में कहा जाता है राजस्थान में हस्तकला का तीर्थ स्थल। और क्या पूछ सकता है आपसे? तीर्थ स्थल पूछ सकता है। तो किसे कहा जाता है? जयपुर को। किसे कहा जाता है? जयपुर। यानी कि हमारे राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक तो हस्तकला केंद्र बने हुए हैं, ठीक है, और कई तरीके की कलाएं हमारे जयपुर में विद्यमान है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? हस्तकलाओं का तीर्थ। हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा गया है? जयपुर को, ठीक है। अब देखिए साहब, हमारा राजस्थान है ना, जैसे हम लड़ाई में माहिर थे, पूरे भारत में सबसे ज्यादा लड़ाई किसने लड़ी है? हम रजवाड़ों वाले ने, राजस्थान वालों ने, राजपूताने के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, ठीक है। ऐसे ही, और हमारा जो इतिहास है ना, हमारे राजस्थान का इतिहास, हमारा राजस्थान तो छोड़ो, हमारी यहाँ की एक छोटी सी रियासत का भी इतिहास विश्व में पढ़ा जाता है, ठीक है। स्वर्णिम इतिहासों में गिना जाता है हमारी एक छोटी सी रियासत का भी, कोई सी भी उठा करके देख लीजिए, ठीक है। तो मतलब और जगहों के हिसाब से हमारे यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ही स्वर्णिम है, ठीक है, अन्य की जगह अगर बात करते हैं, ठीक है। अब जब इतनी बात आ गई, जब राजस्थान का हमारे पूरे विश्व में अपना स्थान रखेगी, हमारे राजस्थान की जो हस्त निर्मित, यानी कि हस्तकला, हस्तशिल्प जो वस्तुएं हैं, जो कलात्मक वस्तुएं हैं, वो विदेशों में भी भेजी जाती हैं, ठीक है। हमारे राजस्थान का कपड़ा या का लकड़ी की बनी हुई, ठीक है, और आपके ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, ब्लू पॉटरी, ये सारी सारी विदेशों में बेची जाती है। कहाँ? विदेशों में, ठीक है। हाँ, तो हमारे राजस्थान की जो वस्तुएं विदेशों में बेची जाती हैं, विदेशों में, ठीक है, विदेशों में सेल की जाती हैं या बेची जाती हैं, तो उस पर एक टैग लगाया जाता है, एक नाम लगाया जाता है, ठीक है, नाम लगाया जाता है, ब्रांड, और उस ब्रांड का नाम है राजस्थली। क्या नाम है? राजस्थली, ठीक है। यानी कि कोई भी, मान के चलिए यहाँ एक पेंट बनाया, वो पेंट जब विदेशों में बेचा जाएगा तो उस पर ब्रांड का नाम क्या होगा? राजस्थली। क्या नाम होगा? राजस्थली, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। हमारे राजस्थान में हस्तकला को जो संरक्षण, यानी कि इसका देख रेख, और जो भी आपके कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है उसका देखभाल करने वाली जो संस्था है, संरक्षण करने वाली संस्था, ठीक है, वाली संस्था, उसका नाम है राजसीको। क्या नाम है भैया? राजसीको, ठीक है। यानी कि हस्तकला का संरक्षण करने वाले, मान के चलिए किसी को कोई मशीन चाहिए, ठीक है, वो राजसीको के कार्यालय में जाएगा, वहां से प्राप्त कर लेगा, ठीक है। किसी को सामान बेचना है विदेश में, राजसीको में संपर्क करो, ठीक है। किसी को कोई माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, राजसीको में संपर्क करो। यानी कि ये पूरा का पूरा देख, पैसे की जरूरत पड़ गई, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए राशि में जाओ, खुद करवा के देगी सारी व्यवस्था है, ठीक है। तो हमारे राजस्थान में जो हस्तकला का संरक्षण करने वाली संस्था है उसको क्या कहते हैं हम? राजसी को। जबकि हमारे राजस्थान की वस्तुएं विदेशों में किस नाम से बेची जाती हैं? राजस्थली, ठीक है। ये राजसीको है, और राजसीको का जो मुख्यालय बना हुआ है वो कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। जिसकी स्थापना की गई थी 1961 में। कब की गई थी? 1961 में राजसीको की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? जयपुर में, जो कि हमारे राजस्थान की हस्तकलाओं का संरक्षण करती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आप ज्योग्राफी वाले सर आपको बताते होंगे, जब औद्योगिक नीति वगैरह पढ़ाते हैं, उस समय की एक औद्योगिक नीति आती है हमारे 1987 की। कब की आती है भैया? 1987 की एक औद्योगिक नीति आती है, औद्योगिक
नीति, ठीक है। और यानी 1987 की जो औद्योगिक नीति है उसके तहत हमारे राजस्थान में 3 शिल्प ग्राम बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? 3 शिल्प ग्राम। अब शिल्प ग्राम क्या चीज है? यानी कि एक तरीके से बहुत बड़े केंद्र हैं, ठीक है, जहां पर हाथों से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। उनको हमने क्या नाम दे दिया? शिल्प ग्राम। क्या नाम दे दिया? शिल्प ग्राम, ठीक है। अब कौन कौन से शिल्प ग्राम है? अब देखो 3 है हमारे राजस्थान में। कितने हैं? 3, ठीक है। जिनमें से एक का नाम आता है आपके, जिसे कहते हैं हम जवाहर कला केंद्र। क्या कहते हैं? जवाहर कला केंद्र, ठीक है, जवाहर कला केंद्र। और यह आपके कहां पर स्थित है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। एक नाम आता है आपका हवाला शिल्प ग्राम। और क्या नाम आता है? हवाला शिल्प ग्राम। ये सबसे बड़ा और नवीन है ये, ठीक है, शिल्प ग्राम। ये आपके उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। अच्छा, आप यहाँ जाओगे ना, या मैं इसमें देखा हुआ है, ठीक है, ज्यादा टिकट नहीं है, बहुत सस्ती सी टिकट है, विदेशियों की बहुत महंगी है इसमें, है ना। या जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं, लकड़ी के झूले बने हुए शानदार, कि बना कैसे दिए, टिक कैसे हुए, हाँ, ठीक है। लकड़ी के हाथी बने हुए बिल्कुल रियल जैसे लगते हैं, सेम बिल्कुल जैसा होता है उसी तरीके का महसूस होता है इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीजें बनी हुई है, और यहां से बड़ी बड़ी चीजें, छोटी छोटी तो है ही, बड़ी बड़ी चीजें भी यहां पर बनी हुई है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हवाला शिल्प ग्राम है, जवाहर कला केंद्र है, और एक तीसरा है आपका पाल शिल्प ग्राम। और कौन सा है? पाल शिल्प ग्राम, ठीक है। और ये पाल शिल्प ग्राम आपके स्थित है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ये 3 केंद्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 3 शिल्प ग्राम है, 3 केंद्र है, जिनमें सबसे बड़ा और नवीन कौन सा है? हवाला शिल्प ग्राम है, जिसमें विदेशी पर्यटक भी आते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये कुछ ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको लिख दीजिए, फिर एक एक कला को पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालो, हस्तकला। हस्तकला। अब हस्तकला की परिभाषा तो लिखाने की जरूरत नहीं है, हाँ, सीधा लिखो। लिखो, भारत में, भारत में हस्तकला का खजाना, भारत में हस्तकला का खजाना, डैश करके लिख दो राजस्थान। अगला पॉइंट लिखना, राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, डैश करके लिखो बोरानाड़ा, बोरानाड़ा, जोधपुर। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और याद करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से उठा लेता है स्टार्टिंग से ही। अगला पॉइंट लिखो, राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ, राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ, डैश करके लिख देना जयपुर। हाँ, तीर्थ, डैश करके लिख दो जयपुर। अगला पॉइंट लिखो फिर, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार हस्तशिल्प वस्तुओं को, हस्तशिल्प वस्तुओं को, वस्तुओं को विदेशों में, विदेशों में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, राजस्थली, राजस्थली, विदेशों में राजस्थली के नाम से विक्रय करती है, के नाम से विक्रय करती है। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, राजस्थान में, राजस्थान में हस्तकला को संरक्षण देने वाली संस्था, हस्तकला को संरक्षण देने वाली संस्था, देने वाली संस्था, डैश करके लिख दो राजसीको,
राजसिको। हाँ हाँ, राजस्थान से सीको साहब, राजसिको। और ब्रैकेट में लिख देना 1961 में जयपुर में मुख्यालय स्थापित किया। 1961 में जयपुर में मुख्यालय स्थापित किया। अगला पॉइंट लिखो। देखो, औद्योगिक नीति के तहत, औद्योगिक नीति के तहत राजस्थान में हस्तकला के, राजस्थान में हस्तकला के 3 शिल्प ग्राम बनाए गए। 3 शिल्प ग्राम बनाए गए। 3 शिल्प ग्राम बनाए गए। और डैश करके नंबर डाल दो तीनों के। जवाहर कला केंद्र जयपुर, पाल शिल्पग्राम जोधपुर। अच्छा, इनके क्रॉस करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, हाँ, कि कौन सा कहां पर है। लिख दिए, ठीक है। अब देखो, चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब आपकी 4-5 कलाएं हैं, उनमें से हम एक एक कला को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले आती है 1 नंबर की आपकी काष्ठ कला। काष्ठ कला, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, और कला का मतलब कलात्मक चीज बना देना, ठीक है। यानी लकड़ी से या लकड़ी पर कोई कलात्मक चीज बना देना, या उससे कोई कलात्मक वस्तु बना देना, वो आपका क्या कहलाता है? काष्ठ कला। क्या कहलाता है? काष्ठ कला, ठीक है। चलिए, अब इस काष्ठ कला को सबसे पहले, यानी कि इसके जनक की बात करें, ठीक है, काष्ठ कला के जन्मदाता, ठीक है, काष्ठ कला के जन्मदाता कौन है? तो उनका नाम है प्रभात जी सुथार। क्या नाम है? प्रभात जी सुथार, ठीक है। ये आपके काष्ठ कला के जनक या जन्मदाता या पितामह कहे जाते हैं। और इन्होंने इस काष्ठ कला को 17वीं सदी में जन्म दिया था। कब दिया था? 17वीं सदी में, ठीक है। यानी ये इसके प्रमुख हैं, प्रभात जी सुथार, ठीक है। और ये जो प्रभात जी सुतार हैं, ये बस्सी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। कहां के थे? बस्सी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। इसी कारण जो आपकी काष्ठ कला है वो भी कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। यानी कि आपकी काष्ठ कला प्रसिद्ध कहां की हो गई? प्रसिद्ध कहां की हो गई? बस्सी की। कहां की हो गई? बस्सी। एक बस्सी जयपुर में पड़ता है और ये कहां पड़ता है? चित्तौड़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की आपकी काष्ठ कला प्रसिद्ध। इतनी सी बात हो गई, ठीक है। अब देखो, हमारे राजस्थान में ये आपकी जो काष्ठ कला है, यानी कि लकड़ी से कितने प्रकार की कलात्मक चीजें बनाई जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक बड़ा प्रसिद्ध सा नाम आता है जिसे कहते हैं बेबाण। क्या कहते हैं? बेबाण। क्या कहते हैं भैया? बेबाण। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेबाण क्या है, ठीक है, ये चीज पूछी जाती है। तो देखो, इस बेबाण को हम इंग्लिश में और एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं मिनिएचर वुडन टेम्पल। क्या कहते हैं? मिनिएचर वुडन टेम्पल। इंग्लिश में तो ये बोलते हैं इसको, मिनिएचर वुडन टेम्पल, यानी कि छोटा और कलात्मक मंदिर, लकड़ी का मंदिर, ठीक है। वो क्या हो जाता है आपका? क्या हो जाता है? बेबाण। क्या हो जाता है? बेबाण हो जाता है, ठीक। इतनी सी बात। अब आपके
एक हमारे राजस्थान में एक त्योहार पड़ता है जिसे कहते हैं हम देव झूलनी एकादशी। क्या कहते हैं? देव झूलनी एकादशी। ठीक है। हाँ, कब पड़ती है ये? भाद्रपद के महीने में। अरे वाह, शाबाश, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। हाँ, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को हमारे राजस्थान में मेला लगता है, कई जगह मेला लगता है और त्योहार के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। ठीक है। देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी को या 11 कहते हैं। इस दिन क्या किया जाता है? भगवान को एक, यानी एक झांकी की तरह, ठीक है, एक झांकी के उस जो लकड़ी का बना हुआ मंदिर है उसमें झांकी निकाल, उसमें बैठा करके और झांकी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? झांकी निकाली जाती है। वही क्या है आपका? बेबाण। क्या है? बेबाण। ठीक है। तो देव झूलनी एकादशी पर इसमें झांकी निकाली जाती है। ठीक है। मिनिएचर वुडन टेम्पल इसको कहा जाता है। ये बात हो गई। चलिए, एक दूसरा प्रकार आता है इसी से लगभग मिलता जुलता, जिसे कहते हैं हम कावड़। क्या कहते हैं? कावड़। ठीक है। कावड़ को हमें हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसका दूसरा नाम भी है चलता फिरता देवघर। और क्या कहते हैं इसको? चलता फिरता देवघर कहते हैं इसको। ठीक है, देवघर। हाँ, कावड़ देखी होगी हमारे राजस्थान में, बम बम बोले। अभी महाशिवरात्रि आ रही है आपकी 17 तारीख को। ठीक है। हाँ, कावड़ यात्रा निकलती है, कंधे पर ऐसे रख करके लाते हैं वो। ठीक है। उसमें देवी देवताओं के चित्र वगैरह लगे और जमीन पर नहीं रख सकते। हाँ, वो वाला। ठीक है। तो वही आपकी क्या है? कावड़। क्या है? कावड़। ठीक है। ये जो कावड़ कला है, यानी कि इसकी मुख्य रूप से अगर हमारे राजस्थान में जो देखें, वो उधर हम गंगा जी से लेकर के आते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान की जो कावड़ बनाई जाती है ना, उसकी थोड़ी सी विशेषता है। यानी कि इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई जाती है, खूब सजाया जाता है, जैसे हम वहां से कावड़ लाते हैं। लेकिन इस कावड़ की लकड़ी का बना हुआ होता है, लेकिन इस कावड़ की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, यानी कि मान के चलिए ये मंदिर सा बनाया, इसकी जो दीवारें हैं उनको लाल रंग से पोता जाता है। कैसे? लाल रंग से उनको पेंट किया जाता है। वो क्या है? आपकी कावड़। और ये कावड़ भी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके बस चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की ये प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद में एक तीसरी कला आती है। हाँ, सब जगह निकलती है हमारे राजस्थान की। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमारे पूरे भारत में ले जाते हैं उसको, कावड़ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। एक आती है आपके तीसरी जो कला है, वो है लकड़ी के खिलौने। क्या है भैया? लकड़ी के खिलौने। आज आपने तो नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने जरूर देखे हैं। हाँ, वो वाला। अच्छा, चला है। हाँ, मैंने पहले वो बंदर वाली गाड़ी, है ना, वो वाली। एक आपके कई चीजें आती थी। एक वो उड़ने वाला आता था, ऐसे यूं करते थे, वो ऊपर उड़ता था। ठीक है। एक नीचे घूमता था, वो वाला चकपहिया आता था। हाँ 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 हाँ, वो वाली। हाँ हाँ, मेरे चाचा की जो अंकल हैं उनकी जो थानदार है, उन वाली शादी हुई थी जो थानदार नहीं, हम चाची को थानदार नहीं कहता हूँ मैं, ज्यादा बड़ी नहीं है मेरे से। ठीक है। हाँ, वो तीज वगैरह पर, वो तीज वगैरह पर होता है। तो उधर हम चाचा की ससुराल गए थे खाना खाने के लिए, सावन के महीने में जाते हैं ना बूरा खाने के लिए, वहां गए थे। और उस साइड के किसी बच्चे ने मेरे वाला वो घुमाने वाला ले लिया। वो एक खूंटा पड़ा हुआ था, भैंस बांधने का खूंटा होता है ना, उससे कूटा था मैंने उसको। ठीक है। चाची आई अपने, वो उनका भतीजा लगता था। ठीक है। वो उसका चाची पक्ष लेते हुए आई, चाची में फेंक के मारा था खूंटा। ठीक है। फिर चाचा ने समझाया कि इससे दूरी रहेगी तो ही बढ़िया है। ठीक है। और आज भी चाची दूर ही दूर रहती है, आज भी ऐसे ही परेशान करता हूँ जैसे उसके शादी के टाइम पे किया था। ठीक है। तो लकड़ी के खिलौने हमारे राजस्थान की अगर बात करें, वैसे तो कई जगह बनते हैं, ठीक है, लेकिन प्रसिद्धि प्राप्त खिलौने बनते हैं आपके उदयपुर में। कहां बनते हैं? उदयपुर में। और दूसरा स्थान है हमारे राजस्थान में सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। यानी कि सीधा अगर आपसे पूछता है कि लकड़ी के खिलौने कहां के प्रसिद्ध है, तो उदयपुर व सवाई माधोपुर, उदयपुर व सवाई माधोपुर। ठीक है। इनको लिखो, एक फिर एक प्रसिद्ध सी कला लिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसी की लकड़ी की कठपुतली। हाँ, पहले ये लिखो, काष्ठ कला। काष्ठ कला। काष्ठ कला में लिखो जन्मदाता। जन्मदाता डैश करके लिख दो प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार। ये सुथार होते हैं, बाड़ई होते हैं। ठीक है। ये सारे वो कौन है? लकड़ी का काम करने वाले, है ना। हाँ, बड़ई। प्रभात जी सुथार। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना, 17वीं सदी में। अगला पॉइंट लिखो प्रसिद्ध।
यदि अगर आपसे सीधा ही पूछता है कि काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की, और अगर आप पूछे कि बेबाण या फिर काबड़ ये पूछे तो वो अलग चीजें हो जाती है ना। तो लिखना प्रसिद्ध बस्सी चित्तौड़गढ़। अगला लिखो 1 नंबर इसी काष्ठ कला का फर्स्ट पॉइंट, बेबाण। बेबाण, इसमें लिखो बेबाण में लिखो इसे इन्वर्टेड कॉम लिखना फिर, मिनिएचर वुडन टेम्पल। इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखना, इसमें इसमें देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, ब्रैकेट में लिखना भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ब्रैकेट बंद। दोबारा से सुने, इसमें देव झूलनी एकादशी को झांकी निकाली जाती है। अगला पॉइंट लिखो काबड़, काबड़, दूसरा पॉइंट काबड़। हाँ, काबड़, इसमें लिखो काबड़ में लिखना, यह लकड़ी का मंदिर होता है, यह लकड़ी का मंदिर होता है जो कि जो कि लाल रंग से रंगा होता है, जो कि लाल रंग से रंगा होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में ही, इसे चलता फिरता देवघर भी कहते हैं। इसे चलता फिरता देवघर भी कहते हैं। इसे चलता फिरता देवघर भी कहते हैं। और कावड़ कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। तो अगला पॉइंट लिखना है इसी में, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध बस्सी चित्तौड़गढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़। और ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ एक जाति है जो मुख्य रूप से इसका काम करती है, वही लकड़ी का काम करने वाली एक सुथार की तरह जाति होती है, खैरादी। क्या है? खैरादी जाति द्वारा, खैरादी जाति द्वारा। हाँ, खैराडी। हाँ, हाँ, दी है ये तो। कौन सी? बेबाण का तो वैसे ऐसा कोई उल्लेख दिया नहीं है कहीं पर भी कि कहाँ का प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन जब अगर नाम नहीं दिया है तो काष्ठ कला जहाँ की प्रसिद्ध है वहीं का मान लेते हैं फिर इसको, है ना। हाँ, बस्सी का। अगला लिखना, कावड़ हो गया। अगला लिखो लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने। इसमें लिख दो प्रसिद्ध, प्रसिद्ध उदयपुर व सवाई माधोपुर, उदयपुर व सवाई माधोपुर। अगला चौथा प्रकार आता है जो कि सबसे प्रसिद्ध है आपका, कठपुतली। कौन सा है? कठपुतली। देखो साहब, कठपुतलियों की जब बात करते हैं
तो सबसे पहले कठपुतलियों के बारे में बात आती है कि कठपुतलियों की जन्मस्थली किसे कहा जाता है। जन्मस्थली कहा जाता है हमारे राजस्थान को। किसको कहते हैं? राजस्थान को। ठीक है, यानी कि हमारे भारत में कठपुतलियों का जन्म स्थान या जन्मदाता किसे माना जाता है? राजस्थान को माना जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आ गई। चलिए, कठपुतली ये जो होती है ये लकड़ी की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? लकड़ी। और लकड़ी भी एक विशेष प्रकार की होती है जिसे कहते हैं हम आड़ू की लकड़ी। किसकी? आड़ू की। किसकी लकड़ी होती है? आड़ू की लकड़ी होती है, उसकी बनी हुई होती है कठपुतली, क्योंकि ये बहुत हल्की लकड़ी होती है। ठीक है, तो वजन होगा तो नचेगी नहीं, तो हल्की बनी हुई होती है जो कि आड़ू की लकड़ी की बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कि जो हमारे राजस्थान में कठपुतलियां बनाई जाती हैं उनके लिए स्थान कौन सा प्रसिद्ध है, यानी कि कहां की कठपुतलियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध है आपके उदयपुर की। कहां की? उदयपुर की। ठीक है, उदयपुर के अलावा एक स्थान और जहां इनका निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है वो कौन सा है? चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। यानी उदयपुर और चित्तौड़ की आपकी कठपुतलियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कठपुतली नचाने वाले व्यक्ति को जो नचाने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं हम नट या भाट। क्या कहते हैं? नट या भाट कहते हैं। ठीक है, कठपुतली नचाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नट या भाट कहते हैं। ये बात आ जाती है। ठीक है, इस कला का जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो हमारे राजस्थान के अपने जयपुर के एक राजा है जिसका नाम है राम सिंह सेकंड। क्या नाम है? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड ने, हमने जब आपके कला केंद्र पढ़ाए थे, राजस्थान के केंद्र, प्रमुख केंद्र पढ़ाए थे कला केंद्र, वहां भी बताया था कि उन्होंने एक फारसी थिएटर जिसे हम राम प्रकाश थिएटर भी कहते हैं, शायद मेरे हिसाब से 1987 में जिसकी स्थापना की थी, उस राम प्रकाश थिएटर में ही आपका क्या बना हुआ था? कठपुतलीगर। क्या बना हुआ था? कठपुतलीगर, जो कि राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए बनाया जाता था। ठीक है, वो हमारे राजस्थान का सबसे पहला कठपुतलीगर है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान में कठपुतली की जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में कठपुतलियों का जनक, ठीक है, या जो प्रसिद्ध जनक की जगह पर हम कहेंगे इसको जादूगरनी। क्या कहेंगे? कठपुतलियों का जादूगर। कठपुतलियों का जादूगर। तो एक दादी है, दादी अम्मा है, एक अम्मा, और उनका नाम है दादी पदम जी। क्या नाम है? दादी पदम जी। ठीक है, दादी पदम जी हमारे राजस्थान में कठपुतलियों की जादूगरनी कही जाती है। क्या कही जाती है? जादूगरनी। ठीक है, इसके अलावा, यानी कि इस जादूगर के अलावा एक व्यक्ति है जिसने इस कला में पद्म श्री प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? पद्म श्री। यानी कि कठपुतलियों को नचाने में इतना एक्सपर्ट है कि उसे पद्म श्री अवार्ड प्राप्त हुआ है, और उस व्यक्ति का नाम है देवीलाल सामर। क्या नाम है? देवीलाल सामर। ठीक है, इस व्यक्ति के द्वारा इस कला के लिए पद्म श्री प्राप्त किया जा चुका है। ठीक है, आडू की लकड़ी की बनी हुई होती है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ की है। कठपुतलियों की जो जादूगरनी कहा जाता है वो दादी पदम जी को है। देवीलाल सामर को क्या प्राप्त हुआ है? पद्म श्री प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब कठपुतलियों के कुछ प्रकार आते हैं। ठीक है, कठपुतलियों के कुछ प्रकार आते हैं, जैसे एक होती है दस्ताना। कौन सी होती है? दस्ताना। ठीक है, दस्ताना कठपुतली। ठीक है, इसके अलावा एक होती है छड़। कौन सी होती है? छड़। ठीक है, एक होती है आपके सूत। कौन सी होती है? सूत कठपुतली, जिसे हम धागा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? धागा कठपुतली भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रकार हैं कठपुतलियों के। तो कभी जब बाई चांस आपसे पूछ ले कि दस्ताना, छड़, सूत, धागा ये क्या है, तो कठपुतलियों के प्रकार है। ठीक है, इतनी सी बात है। सबसे प्रसिद्ध कला है कठपुतली, लिखो इसको। कठपुतली, कठपुतली, सबसे पहले पॉइंट लिखो, कठपुतलियों की जन्म स्थली, कठपुतलियों की जन्म स्थली डैश करके लिख दो राजस्थान। राजस्थान। अगला पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो भले। कठपुतली आड़ू की लकड़ी की बनाई जाती है। आड़ू की लकड़ी की बनाई जाती है। अगला पॉइंट लिखो, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध उदयपुर व चित्तौड़। प्रसिद्ध उदयपुर व चित्तौड़।
उदयपुर व चित्तौड़ लिख दिया ना। अगला लिखो, कठपुतली नचाने वाले, कठपुतली नचाने वाले नचाने वाले नट या भाट होते हैं, नट या भाट होते हैं। ये काट के वो करो, प्रकार, नट या भाट होते हैं। अगला लिखो, कठपुतलियों की जादूगरनी, कठपुतलियों की जादूगरनी डैश करके लिख दो, दादी पदम जी, दादी पदम जी। अगला पॉइंट लिखो, अन्य कलाकार, अन्य कलाकार डैश करके लिख देना, देबीलाल सामर, देबीलाल सामर, ब्रैकेट में लिख देना पद्मश्री, देबीलाल सामर ब्रैकेट में लिख देना पद्मश्री। अगला पॉइंट लिखेंगे, कठपुतलियों के प्रकार, कठपुतलियों के प्रकार लिखो, डैश करके लिखो, दस्ताना, कोमा छड़, कोमा छाया, दस्ताना, छड़, कोमा छाया, कोमा सूत ऑब्लिक धागा। कितना हो गया? ठीक है। लकड़ी में एक चीज और लिख दीजिए, अच्छा हमारे राजस्थान में चंदन की लकड़ी पर बहुत काम किया जाता है, ठीक है, चंदन की। लेकिन चंदन की लकड़ी का जो कार्य किया जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो च से चंदन और च से एक जिला बनता है चूरू, कौन सा बनता है? चूरू। तो चंदन की कलात्मक, चंदन की कला, चंदन की लकड़ी पर कलात्मक चीजें करना, वस्तुएं बनाना या उससे कलात्मक वस्तुएं बना देना, ठीक है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका चूरू का प्रसिद्ध है, चंदन की लकड़ी का, ठीक है, लिख दो, नोट डाल के लिखो एक। चंदन की लकड़ी की काष्ठ कला, चंदन की लकड़ी की काष्ठ कला, काष्ठ कला चूरू की प्रसिद्ध है, चूरू की प्रसिद्ध है। चूरू की प्रसिद्ध है, ठीक है। यह आपकी काष्ठ कला यहां पर समाप्त होती है, ठीक है। चलिए दूसरी कला पढ़ते हैं हम। काष्ठ कला पढ़ ली, दूसरी एक कला आती है जिसे कहते हैं हम छपाई। क्या कहते हैं? छपाई। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या कह देते हैं? ब्लॉक प्रिंट, ठीक है। छपाई कला या ब्लॉक प्रिंट, इंग्लिश में ब्लॉक प्रिंट कह देते हैं। अब इसके बारे में कुछ वही है, एक दो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि पॉइंट वाली वन लाइनर क्वेश्चन। कपड़े पर, कपड़े पर हाथ से छपाई करना वो क्या कहलाता है आपका? छपाई कला या ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? छपाई कला या ब्लॉक प्रिंट कहलाता है किसी भी कपड़े पर हाथ से छपाई करना। इतनी सी बात आ जाती है। चलिए इसके बाद में एक नाम आता है जिसका नाम है दाबू। क्या नाम है? दाबू, ठीक है। दाबू प्रिंट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, दाबू प्रिंट। अब दाबू क्या होता है? यानी कि कपड़े पर लकड़ी के, जैसे लकड़ी की मोहर होती है ना, मोहर, ठीक है, दाबू। अच्छा इसको हम दाबू के अलावा एक नाम से और बोलेंगे हम, ठप्पा। क्या बोलेंगे? ठप्पा। और ठप्पा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, भांत। क्या जानते हैं? भांत, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है दोनों चीजों में। दाबू तो होता है लकड़ी, यानी कि कोई भी एक लेप बनाया जाता है, ठीक है, एक लेप बनाया जाता है। मान के चलिए मिट्टी का लेप बना दिया, मिट्टी का कोई एक फूल की आकृति का, हाँ फूल की आकृति का है, उसे बना लिया
और उसे कपड़े पर रख दिया, बाकी कपड़े पर रंग लगा दिया, तो वो तो कहलाता है आपका दाबू। क्या कहलाता है? दाबू। एक होता है ठप्पा। क्या होता है? ठप्पा। ठप्पा लगवा ला बेटा, ठीक है, यानी कि मोहर लगवा लेना। उसी को हम भांत कहते हैं। पहले हम कह रहे थे ना केरी भांत, फलानी भांत, वो अब यहाँ आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो यानी कि ठप्पा या भांत क्या है? यानी कि एक लकड़ी की मोहर होती है। क्या होती है? लकड़ी की एक मोहर मान के चलिए, खांचे होते हैं, सांचे होते हैं, उनको कपड़े पर ऐसे रंग लगाया और रंग लगा करके कपड़े पर बना दिया। अब उसमें क्या है, कोई चित्र बना होगा या कोई कला बनी होगी, कोई डिजाइन बनी होगी, वो आपकी क्या कहलाती है? ठप्पा या भांत कहलाती है। इतनी सी बात है। चलिए, अब बात आती है कुछ, एक शब्द आता है छिपे। क्या आता है? छिपे। यानी छिपे किसे कहते हैं? जो व्यक्ति या जो इसके काम करने वाले कलाकार होते हैं, वो कपड़ों पर छपाई का जो काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? छिपे। क्या कहते हैं? छिपे। और हमारे राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध सा छिपा हुआ है जिसका नाम है राम किशोर। क्या नाम है? राम किशोर, ठीक है। और ये राम किशोर बगरू का रहने वाला है। कहां का रहने वाला है? बगरू। बगरू कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, ठीक है। राम किशोर बगरू का ये बड़ा ही प्रसिद्ध छिपा है। क्या है? छिपा, यानी कि छपाई का काम करने वाला व्यक्ति है, जिसे 2015 में, कब भैया? 2015 में से अवार्ड दिया गया था पद्मश्री। कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड से दिया गया था। इतनी सी बात हो जाती है। चलिए, इसके बाद में इसी की शब्दावली में एक नाम आता है रंगरेज। क्या नाम आता है? रंगरेज, ठीक है। रंगरेज को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, नीलगर। क्या कहते हैं? नीलगर। यानी कि वो व्यक्ति जो कपड़ों में रंगाई का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रंगरेज या नीलगर। क्या कहते हैं? रंगरेज या नीलगर कहते हैं, जो कपड़ों में रंग लगाने का काम करते हैं। इतनी सी बात आ गई। चलिए, इसके बाद में एक शब्द आता है जीनगिरी। क्या आता है? जीनगिरी, ठीक है। जीनगिरी। जीनगिरी किसे कहते हैं? यानी कि वह व्यक्ति जो रंग भी भरता है और छपाई का भी काम करता है, ठीक है। यानी रंगाई और छपाई दोनों काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीनगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनगिरी कहते हैं। चलिए, एक शब्द और पढ़ लीजिए फिर। एक शब्द होता है नग बांधना। क्या होता है? नग बांधना। नग बांधना, यहां इसका अर्थ है गांठ बांधना, ठीक है। यानी कि कपड़े को इस तरीके, जैसे मुझे, मेरी एक शर्ट है और मेरे को शर्ट पर कमल का फूल छपवाना है या गुलाब का फूल छपवाना है। मैं जाऊंगा इनके पास में, ठीक है, ये जो छपाई का काम करने वाले होते हैं, इनके पास में जाऊंगा और जाकर के बोलूंगा कि इस पर गुलाब का फूल छपवाना है। तो वो बंदा क्या करेगा? मेरी शर्ट को इस तरीके से छोटे छोटे दागों से, धागे जो होते हैं, ठीक है, उनसे बांधेगा कि उस पर वो उस वाले हिस्से को फिर वो कलर में डुबोएगा, ठीक है। डुबोएगा और जैसे ही बाहर निकालेगा और वो गांठें खोलेगा, तो क्या है, उस पर क्या छप जाएगा? कमल का या गुलाब का फूल छप जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी गांठें बांधना, वो क्या कहलाता है? आपका नग बांधना कहलाता है, ठीक है। अब इस सारी कला में हमें क्या याद रखना है? राम किशोर बगरू को याद रखना है इसमें, ठीक है। बाकी तो याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, तो लिखिए आप। बाकी फिर एक एक कला को पढ़ेंगे, इसके इसके जो चीजें आती है। बंदेज अलग चीज है, हाँ, थोड़ा सा अंतर है। हाँ, बांधते हैं उसमें भी। लिखो, हाँ बोलो, क्या डाउट? अच्छा अच्छा, पर्सनल। हाँ, देखो, छपाई कला ऑब्लिक ब्लॉक प्रिंट। छपाई कला ऑब्लिक ब्लॉक प्रिंट। लिखो, पॉइंट बना के लिखो इसमें। कपड़े पर, कपड़े पर छपाई करना, कपड़े पर छपाई करना ब्लॉक प्रिंट कहलाता है। ब्लॉक प्रिंट कहलाता है। अगला पॉइंट लिखो इसमें, ठप्पा या भांत। ठप्पा पॉइंट ही लिखना है, ठप्पा या भांत, और इसमें डैश करके लिखना फिर, मतलब पॉइंट हेडिंग नहीं बनानी है, वैसे ही एक लाइन का ही है। हाँ, ठप्पा या भांत, डैश करके लिख दो इसमें। कपड़े पर, कपड़े पर लकड़ी के छापों से, लकड़ी के छापों से, छापों यानी कि मोहर टाइप का जो होता है, लकड़ी के छापों से छपाई करना, लकड़ी के छापों से छपाई करना।
अगला पॉइंट लिखो, छपाई करने वाले व्यक्ति को, छपाई करने वाले व्यक्ति को छीपे, छपाई करने वाले व्यक्ति को छीपे कहते हैं। छीपे या छीपा है ना, छीपे कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। लिखो, छीपा छपाई में, छीपा छपाई में राम किशोर बगरू, राम किशोर बगरू 2015 में पद्म श्री प्राप्त कर चुके हैं। 2015 में पद्म श्री प्राप्त कर चुके हैं। 2015 में पद्म श्री प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है। अब देखो, एक अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो लिख लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। जब हम इन प्रिंट के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लॉक प्रिंट के प्रकार पढ़ेंगे, तो प्रकारों में एक नाम आता है आपके बगरू प्रिंट। कौन सी आती है? बगरू प्रिंट। ठीक है। और बगरू प्रिंट कहां पर है? बगरू जयपुर में है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है? बगरू प्रिंट पड़ा है, जो कि बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है बगरू प्रिंट। ठीक है। जयपुर में दो प्रिंट है, सांगानेरी और बगरू प्रिंट। ठीक है। तो ये जो आपके राम किशोर हैं, ये बगरू के रहने वाले थे, और कौन सी प्रिंट से संबंध है इनका? बगरू प्रिंट से। कौन से है? बगरू प्रिंट से। ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में बगरू प्रिंट। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो बगरू प्रिंट। अगला पॉइंट लिखो, रंगाई का कार्य करने वाले, रंगाई का कार्य करने वाले व्यक्ति को, हाँ, करने वाले व्यक्ति को रंगरेज या नीलगर कहते हैं। रंगरेज या नीलगर कहते हैं। अगला लिख दो, जीनगिरी कला, जीनगिरी कला। हेडिंग नहीं बनानी है ना, वैसे ही पॉइंट ही है ये, जीनगिरी कला। इसमें लिखो, डैश करके इसकी परिभाषा लिख लीजिए, रंगाई व छपाई की कला। रंगाई व छपाई की कला। रंगाई व छपाई की कला। अब एक हेडिंग लगा देना, प्रसिद्ध प्रिंट। प्रसिद्ध, वो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा? ये, हाँ, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये प्रसिद्ध प्रिंट। अब हम प्रिंटों में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे राजस्थान में मुख्य रूप से 5 प्रिंट है। कितनी है? 5 प्रिंट। ठीक है। और क्या चीज? छपाई, हाँ, ये वाला भी इसी में चल रहा है। ये प्रसिद्ध प्रिंट आएंगी, फिर इसके बाद में आएंगे रंगों का उपयोग, यानी कौन सी प्रिंट में कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो चीजें दो रह जाती हैं। और उसके बाद में एक आ जाएगी आपकी कढ़ाई कला। ठीक है, वो सॉरी, बंदेज कला। कौन सी आ जाएगी? बंदेज। ठीक है, बंदेज बहुत बड़ी कला है। ठीक है, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन है बहुत सारे, है ना, तो उनको वहां पढ़ेंगे। अभी आप हेडिंग लगा लेना, प्रसिद्ध प्रिंट, और कलम प्रिंटों के नाम पढ़ेंगे, और कौन सी प्रिंट में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बाकी आपका कोई डाउट हो तो भाई बता देना, किसी का कोई कंफ्यूजन हो, एनी क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, कल बता देना।